Good morning to all. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है केन्ज का रोजगार सिद्धांत या केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार तथा उत्पादन निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में की थी। तो आज इसमें हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण। Determination of equilibrium level of income and employment. Determination of equilibrium level of income and employment, आय एवं रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण। तो जैसा कि केन्ज ने बताया अपने रोजगार सिद्धांत में कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में रोजगार का निर्धारण कुल मांग के उस स्तर पर होगा जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होगी। इस स्तर को संतुलन स्तर अथवा प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। तो केन्ज के अनुसार क्या है, रोजगार का स्तर वहां तय होता है जहां कुल मांग फलन तथा कुल पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं। क्या है केन्ज का कथन? द volume of employment is given. The volume of employment is given by the point of intersection between the aggregate supply function and aggregate demand function, between aggregate demand function and aggregate supply function। क्या है? The volume of employment is given by the point of intersection between the aggregate demand function and aggregate supply function। यानी कि रोजगार का स्तर वहां तय होता है जहां कुल मांग फलन
तथा कुल पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं, तो अल्पकाल में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति स्थिर रहती है। अतएव कुल मांग में परिवर्तन करके ही प्रभावपूर्ण मांग तथा रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और जो प्रभावपूर्ण मांग है वो दो बातों पर निर्भर करती है, कुल पूर्ति तथा कुल मांग। तो कुल मांग फिर आगे दो प्रकार की होती है। कुल मांग एक उपभोग और दूसरी निवेश। और उपभोग के लिए मांग है वो आगे फिर दो तत्वों पर निर्भर करती है, उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा है राष्ट्रीय आय। तो अल्पकाल में क्या होता है, उपभोग प्रवृत्ति जैसे कि कई वस्तुगत सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव तत्वों पर निर्भर करती है उपभोग प्रवृत्ति, तो अल्पकाल में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। और निवेश है वो फिर दो बातों पर निर्भर करता है, वो है एक है पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा दूसरा है ब्याज की दर। जो ब्याज की दर है उसका निर्धारण मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग अथवा तरलता अधिमान द्वारा होता है। और तरलता अधिमान तीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, या मुद्रा की मांग वो उद्देश्य हैं, पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा सावधानी उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो आय पर निर्भर करती है, या तरलता अधिमान आय के स्तर पर निर्भर करता है। और सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो या तरलता अधिमान ब्याज की दर पर निर्भर करता है। ऊंची ब्याज की दर पर कम तरलता अधिमान होगा तथा जब ब्याज की दर नीची होगी तो तरलता अधिमान ऊंचा होगा। और दूसरा जो निवेश का निर्धारक तत्व है वो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इससे क्या अभिप्राय है, इससे अभिप्राय पूंजी की एक इकाई से मिलने वाले लाभ की दर से है। जब अन्य सभी साधनों को स्थिर रखकर पूंजी की एक इकाई में वृद्धि की जाती है तो जितनी मात्रा में लाभ में वृद्धि होगी उसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। और पूंजी की ये सीमांत उत्पादकता है ये फिर आगे दो बातों पर निर्भर करती है, पहली है अनुमानित आय और दूसरी है पूर्ति कीमत। अनुमानित आय क्या होती है, किसी मशीन से उसके कार्यकाल की कुल अवधि में जितनी आय मिलने की संभावना होती है उसे हम अनुमानित आय कहते हैं। और पूर्ति कीमत से अभिप्राय है जो मशीन इसी समय उत्पादन कार्य में लगी हुई है उस तरह की बिल्कुल नई कीमत से है। तो इस तरह से यदि किसी अर्थव्यवस्था में केंज के अनुसार बेरोजगारी पाई जाती है तो उसे दूर करने का केवल और केवल एक तरीका है, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना। और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कुल मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। कुल मांग दो तत्वों पर निर्भर करती है, उपभोग के लिए मांग तथा निवेश के लिए मांग। अल्पकाल में उपभोग के लिए मांग नहीं बढ़ेगी, इसलिए निवेश मांग को बढ़ाया जाना चाहिए। और निवेश की मांग फिर आगे जैसे अभी आपको बताया पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। और जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ब्याज की दर से पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्यादा होगी तो निवेश किया जाएगा। और जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होगी ब्याज की दर से तो निवेश नहीं किया जाएगा। और तीसरी स्थिति जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता बराबर होगी ब्याज की दर के तो यह निर्धारण करना कठिन होगा
कि इस स्थिति में निवेश किया जाए या नहीं। तो अब हम देखेंगे कि रोजगार का निर्धारण किस तरह से होता है। यहां लेंगे हम रोजगार, ये है लाखों में। यहां लेंगे आगे कुल पूर्ति, कुल मांग, यहां कुल पूर्ति, ये है करोड़ में। और यहां कुल मांग, ये भी करोड़ में। और आगे लेंगे रोजगार की प्रवृत्ति, या रोजगार में क्या प्रवृत्ति होगी। रोजगार में प्रवृत्ति, ये टेबल बनाएंगे पहले। रोजगार लाखों में 0, 10, 20, यहाँ लेंगे 0, ये 10 लाख रोजगार, ये 20 लाख, ये 30 लाख, 40, 50, 60, 70। इससे क्या 0 से लेकर 70 लाख तक, यानी कि अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था में 70 लाख लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। कुल पूर्ति, जब रोजगार 0 है तो 0, यहाँ 60 करोड़, 90 करोड़, 120, 150, 180, 210 और यहाँ 210। कुल मांग है वो यहाँ 60 करोड़, यहाँ 100 करोड़। जब कुल पूर्ति 90 है तो ये है 120 करोड़, 140 करोड़, 130 पे 140 करोड़, 40 पे ये है 160 करोड़, और 50 पे 180 करोड़, और यहाँ 190 करोड़, और यहाँ 200। अब देखेंगे इस टेबल को। जब रोजगार 0 है तो स्वाभाविक है कि कुल पूर्ति या कुल उत्पादन भी 0 होगा, परंतु इस स्थिति में भी जो कुल मांग है वो 60 करोड़ है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति भी उपभोग पर कुछ ना कुछ खर्च अवश्य करता है पिछली वस्तुओं से या कर्ज लेकर। और जब रोजगार 10 लाख है तो कुल पूर्ति है वो 60 करोड़ और कुल मांग 100 करोड़। तो कुल मांग ज़्यादा है कुल पूर्ति से, तो उत्पादक और लोगों को रोजगार पर लगाएंगे, कुल पूर्ति को बढ़ाएंगे। जब रोजगार 20 लाख है तो पूर्ति कुल 90 करोड़ और मांग 120 करोड़, ये फिर ज़्यादा है मांग, तो रोजगार फिर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। 30 लाख पे 120 करोड़ कुल पूर्ति, कुल मांग 140 करोड़, यहाँ भी कुल मांग ज़्यादा है तो और रोजगार तथा उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 40 पे 150 करोड़ तो है कुल मांग, और कुल पूर्ति, कुल मांग 160 करोड़, यहाँ भी कुल मांग है वो ज़्यादा है कुल पूर्ति से, तो रोजगार और उत्पादन को और बढ़ाया जाएगा। 50 लाख पे देखिए 180 कुल मांग है और 180 ही करोड़ कुल पूर्ति है। तो यह सतर संतुलन का सतर होगा अर्थव्यवस्था में, क्योंकि यहाँ कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर है। 60 लाख पे क्या होगा रोजगार का स्तर जब 60 लाख है, तो देखो यहाँ आप जब रोजगार का स्तर 60 लाख है तो देखिए कुल पूर्ति 210 करोड़ है, कुल मांग 190 करोड़ है। कुल मांग कम रह गई है कुल पूर्ति से, तो इसलिए उत्पादन कम किया जाएगा, कुछ लोगों को रोजगार
तो रोजगार कम होने की प्रवृत्ति होगी। इसलिए ये संतुलन बिंदु 50 लाख पे ही होगा। 50 लाख पे कुल मांग तथा कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। तो रोजगार में देखो क्या प्रवृत्ति होगी। यहाँ जब कुल पूर्ति 0 है, कुल मांग 60 करोड़ है, तो रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। कुल मांग जब तक कुल पूर्ति से ज्यादा रहेगी, रोजगार में वृद्धि होगी। उत्पादक और उत्पादन तथा रोजगार को काम पर लगाएंगे तो यहाँ तक रोजगार बढ़ेगा। यहाँ 50 लाख जब लोगों को रोजगार मिला तो कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर होगी, तो यहाँ संतुलन की स्थिति होगी। और जब 60 लाख लोगों को रोजगार पे लगाया जाएगा तो कुल पूर्ति 210, कुल मांग उससे कम है, तो इससे रोजगार में कमी होगी। तो इस तरह से इसी टेबल को अब हम डायग्राम पर शो करेंगे। तो यहाँ ओ एक्स एक्सिस और ये है ओ वाई एक्सिस। ओ वाई पे लेंगे हम एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, अनुमानित प्राप्तियां, और यहाँ लेंगे हम एम्प्लॉयमेंट। यहाँ लेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कितना लेना है हमें, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 लाख। 10, 20, 30 लाख, 40 लाख, 60 और ये 70 लाख। और यहाँ अनुमानित प्राप्तियां लेंगे, ये हम लेंगे 50, 100, 150, 200 और यहाँ 250। 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ और 250 करोड़। ये जो अनुमानित प्राप्तियां हैं ये आपने करोड़ में लेनी है, और रोजगार है वो आपने लाखों में लेने हैं, क्योंकि टेबल में ये इसी तरह दिए गए हैं। अब देखो, अब हम कुल मांग तथा कुल पूर्ति फलन जनरेट करेंगे। तो जब रोजगार 0 है तो कुल पूर्ति कितनी है, 0। जब रोजगार 10 लाख है तो कुल पूर्ति कितनी है, ये यहाँ 60 लाख। जब रोजगार 20 लाख है तो कुल पूर्ति कितनी है, 90 लाख। जब रोजगार 30 लाख है तो कुल पूर्ति कितनी है, 120। जब रोजगार 50 है, 40 लाख है तो कुल पूर्ति 150। जब रोजगार 60 लाख है तो कुल पूर्ति कितनी है, 180। और जब रोजगार 60 लाख है, सॉरी 50 लाख पे कितनी है, 50 पे है 180 यहाँ, और 60 पे कितनी है, 210। और 70 लाख पे भी कितनी है, 210। कुल पूर्ति 60 लाख पे कितनी है, 210, और 70 लाख पे भी 210। अब देखो, ये हम कुल पूर्ति फलन ड्रॉ करेंगे। तो ये है वो 60 लाख के बाद कुल पूर्ति नहीं बढ़ पाती, तो इसे हम
एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इससे आगे कुल पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी। तो ये है AS एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये कुल पूर्ति फलन है। अब कुल मांग फलन जनरेट करेंगे। कुल मांग फलन देखो, जब रोजगार 0 है तो कुल मांग कितनी है? 60 लाख। जब रोजगार 10 लाख है तो कुल मांग कितनी है? 100। जब रोजगार 20 लाख है तो कुल मांग कितनी है? 120। जब रोजगार 30 लाख, कुल मांग 140। जब रोजगार 40 लाख तो कुल मांग 160। और जब रोजगार 50 लाख है तो कुल मांग 180। और जब रोजगार 60 लाख है तो कुल मांग 190। और जब रोजगार 70 लाख है तो कुल मांग 200। तो ये हम अपना मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जनरेट करेंगे, कुल मांग फलन। अब देखो, ये 50 लाख है, और ये 40 लाख है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। OX एक्सिस पे हमने रोजगार लिया है और OY एक्सिस पे हमने अनुमानित प्राप्तियां या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट लिए हैं। तो अब ये देखेंगे, ये है E बिंदु और इसको हम B पॉइंट ले लेंगे, BC, और इसको आगे A और F। अब देखेंगे क्या होता है अर्थव्यवस्था में। जब 50 लाख लोगों को रोजगार पर लगाया जाता है तो कुल मांग तथा कुल पूर्ति फलन A बिंदु पर E बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था में संतुलन का स्तर होगा। और ये कौन सा संतुलन है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्योंकि अर्थव्यवस्था में टोटल 70 लाख लोग काम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कुल मांग तथा कुल पूर्ति फलन उस समय संतुलन में है जब 50 लाख लोगों को काम पर लगाया जाता है। इसी तरह इससे बढ़कर यदि 60 लाख लोगों को काम पर लगाया जाता है तो कुल पूर्ति ज़्यादा होगी, कुल पूर्ति होगी इतनी और कुल मांग होगी इतनी। तो कुल मांग कम रह जाएगी कुल पूर्ति से, तो इससे रोजगार में कमी करनी पड़ेगी। और जब 40 लाख लोगों को काम पर लगाया जाता है तो ये देखो, कुल मांग ज़्यादा है इस पॉइंट पे और कुल पूर्ति कम है। तो कुल मांग ज़्यादा है कुल पूर्ति से, तो इस स्थिति में उत्पादक उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था 50 लाख लोगों को काम पर लगाने पर ही संतुलन में आएगी। और ये एक अलग रोजगार संतुलन है, क्योंकि इस पॉइंट पर केवल और केवल 50 लाख लोगों को काम मिल रहा है और 20 लाख लोग अर्थव्यवस्था में अभी भी बेरोजगार हैं।
तो इस पॉइंट को इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। तो ई पॉइंट पे कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में अलग रोजगार संतुलन होगा केंज के अनुसार। इस डायग्राम, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे की जा सकती है केंज के अनुसार, ये स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।